नमस्कार दोस्तों। आज हम सदी के सबसे बड़े आपदा से गुजर रहे हैं। इस आपदा ने पूरे विश्व को कष्ट और दुख में डाल रखा है। इस तनाव की घड़ी में हम किसी खुश करने वाले समाचार के लिए लालायित हैं, लेकिन कहाँ से कैसे अच्छी खबर आए कि स्नायु का तनाव कम हो। ऐसी स्थिति में मैंने किसी हास्य रचना को पढ़कर अपना स्ट्रेस रिलीज करने का ढंग निकाला। आप भी मेरे साथ हो लीजिए। आज कलम के जादूगर प्रेमचंद की एक हास्य रचना, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, सुनिए। ये कहानी अंत तक आपको गुदगुदाएगी और कुछ समय के लिए तनाव मुक्त भी अवश्य करेगी। तो फिर आइए इस हास्य रचना का आनंद लीजिए। उन दिनों दूध की तकलीफ थी। कई डेयरी फर्मों की आजमाइश की, अहीरों का इम्तहान लिया, कोई नतीजा नहीं। 2-4 दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती दूध फट गया, कभी उसमें से अजब सी महक आने लगती, कभी मक्खन के रेजे निकलने लगते। आखिर एक दिन एक दोस्त ने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी आराम होगा मुझे भी। लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके घर में काफ़ी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे। उसे पूरी आज़ादी से पाथे, उपले बनाए, घर लिपे, पड़ोसियों को दे, उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद नहीं होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वह गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करेगा और न किसी भी इस्तेमाल करने के लिए आमदा करेगा। दूध आने लगा, रोज़ रोज़ के झंझट से मुक्ति मिली। 1 हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता और खुश होकर गाता, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। ताज़ा दूध पिलाया उसने, लुत्फ़े हयात चखाया उसने। दूध में भीगी रोटी मेरी, उसके करम ने बख्शी सेरी। खुदा की रहमत की है मूरत, कैसी भोली भाली सूरत। मगर धीरे धीरे यहाँ पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहाँ तक नौबत पहुँची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता, न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार न होता तो दूध बंद कर देता। अब तो शिकायत का भी मौका न था, बंद करने का जिक्र ही किया। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। 8 आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ था। बच्चा दूध को मुंह न लगाता, पीना तो दूर रहा। आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हो गए। मेरे घर में रोज बमछक मची रहती। बीवी नौकर से फरमाती, दूध ले जाओ, ले जाकर उन्हीं के सर पर पटाका। मैं नौकर को मना करता। वह कहती, अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं। कितना अहमक है, इतना भी नहीं समझता कि यह लोग दूध देखकर क्या कहेंगे। गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा। रुपये खर्चे हैं तो उसका मज़ा तो मिलेगा। चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफ़ी है उनसे। यह हरकत उनकी जानकारी में होती हो, यह बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं। और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी है। मेरी बीवी जी भी उनके यहाँ कई बार मेहमान बनकर जा चुकी है। क्या वह एकाएक इतनी बेवकूफ़ हो जाएगी, आंखों में धूल झोंकेगी? और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए यह गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत यह हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय नहीं रख सकता था, साझा टूट गया, गाय आधे दामों में बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर यह सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए। वह बीच आंगन में एक कोने में भी पड़ी रह सकती है। उसे दूहने के लिए ग्वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न उसका गोबर उठाने, नाद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी अहिरन की ज़रूरत होगी। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दूह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दीजिए, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी के दूध फ़ायदेमंद भी ज़्यादा है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। जल्दी हजम होता, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्यवर्धक है। संयोग से मेरे यहाँ एक पंडित जी आते थे मसौदे नकल करने के लिए। इन मामलों में काफ़ी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र किया तो उन्होंने एक बकरी की इतनी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया। पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बेहद कमखोर है,
लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए, 25 रुपये में आ जाएगी। मुझे दाम कुछ ज़्यादा मालूम है, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा। जो जो गुण बताए गए थे उनसे कुछ ज़्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई। अब मुसलो ढोल बजाएंगे। यह मसला इतने दिनों के बाद जाकर हल हुआ। पहले ही यह बात सोचती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। बीवी ने सोचा इसे कहीं नज़र न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। उसकी गर्दन के नीचे चीनी के दानों की माला पहनाई गई। घर में जो कुछ जूठा बचता देवी जी खुद उसे जाकर खिलाती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नज़र लग गई। बात क्या है? पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा कि देहात की बकरी है, ज़मींदार की। बेदरेग अनाज खाती थी, सारा दिन बागों में घुमा फिरा करती थी। यहाँ बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो क्या ताजुब, इसे ज़रा टहला दिया कीजिए। लेकिन शहर में बकरी टहलाए कौन और कहाँ, इसलिए यह तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। कहार घंटे 2 घंटे टहला लाएगा। झटपट मकान बदला। गो कि मुझे दफ्तर आने जाने के लिए 3 मील का फासला तय करना पड़ता था, लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दुगना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था। मकान के सामने सहन था। जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग था। बाग से निकलिए तो काछियों के खेत थे, किसी में आलू, किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोज़ाना बकरी के लिए कुछ हरियाली ले आया करे, मगर इतनी कोशिशें करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता, लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खालिस है। यही क्या कम है। मैं यह कभी मान नहीं सकता कि नौकरी करने के मुकाबले में बकरी चराना ज़्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करता था। कृष्ण जी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां नहीं रही होंगी। हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद भी भेड़ें चराते थे। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। धोबी आपके गंदे कपड़े धो देगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हेठी समझेगा। मेरे नौकर को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम हुआ। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में ले जाकर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरी पत्तियां चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करे। यूँ तो मेरी बकरी बड़ी सभ्य और सुसंस्कृत थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी, लेकिन बाग और खेत में घुसने की आज़ादी नहीं है, उसे यह शायद समझ न सकी। एक रोज़ किसी खेत में घुस गई, गोभी की कई क्यारियाँ साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए, मेरे पास लेकर आया। बोला, बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारी खेत चरेगी, हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक़ है तो इसे बांध कर रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो इसकी टांग तोड़ देंगे या कान ही हौज भेज देंगे। अभी वो अपना भाषण ख़त्म भी नहीं कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची। उसके इस विचार को और ज़ोरदार शब्दों में अदा किया। कह रही थी, हाँ हाँ, यहाँ कोई तुम्हारा दबैल नहीं है। हाकिम होंगे अपने घर के। बकरी रखना है तो बांध कर रखो, नहीं तो गला ऐंठ दूंगी। मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा हुआ था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी ज़िंदगी में कभी न सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौक़ों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सोचता था, बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोट दूँ और नौकर को 150 हंटर जमाऊँ। मेरी खामोशी से वह औरत और शेर होते जा रही थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौक़ों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने जब यह गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आई। हेकड़ी से बोली, तू कानी हौज पहुंचा दे, और क्या करेगी? नाहक टटर कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई क्या उसकी जान ले लेगी? खबरदार जो एक बात मुंह से निकाली। क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रुंध दे। अपनी गलती मानती नहीं, ऊपर से लड़ने आई है। अभी पुलिस में इत्तला कर दूंगी तो बंधे बंधे फिरोगे। बात करने की शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया, लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान करती हो और ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, मेरा एहसान तो मानोगे नहीं। शैतानों को मैंने कितनी आसानी से भगा दिया, लगे उल्टे डांटने। गंवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में नहीं आती। उसे ये लोग कमजोरी समझ लेते हैं, और कमज़ोर को कौन नहीं दबाना चाहता।
नौकर को जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया कि साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है। मैंने कहा कि तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है, जरा उसे देखते रहा करो, किसी खेत में ना घुस जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता। मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। आखिर मैंने खुद शाम को उससे बाग से चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरे हैसियत से बाहर था और इस नौकर को भी जवाब नहीं देना चाहता था। इसने बहुत वफादारी से मेरी सेवा की है, ईमानदार भी था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्दी चलाया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची। मेरी दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज यह कवायद करनी पड़ी थी। थक गया मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज़्यादा दूध दिया। यह ख्याल आया कि अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ सकती है तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाए तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहाँ से? पेड़ों से तोड़ो तो बाग का मालिक जरूर ऐतराज करेगा। कीमत देकर हरी पत्तियां मिल नहीं सकती थी। सोचा क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़ूं। मालिक ने शोर मचाया तो उसे आरजू मिन्नत कर लेंगे। राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा। पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांगा, उसमें एक औंकसी लगाया और शाम को बकरी के साथ पत्तियां तोड़ने गया। चोर आंखों से इधर उधर देख लिया, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से निकल कर आ रहा था। मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला, यह क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में यह लग्गा अच्छा नहीं लग रहा। बकरी पालना हम गरीबों का काम है, आप जैसे शरीफों का थोड़ी ही काम है। मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। सफ़ेद पोशी के आत्मगौरव ने जवान बंद कर दी। काछी ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा, पत्तियां कहाँ रखाऊं? थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला, आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे, चलिए मैं रखाता हूँ। मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उसका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। मुझे मालूम हुआ कि यह देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं। मगर दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रे करेगा। उसकी नज़रों में गिर जाना मुंह में कालिख लगाने से कम शर्मनाक नहीं था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद आज़ाद चहलकदमी से हाथ नहीं खींचना चाहती थी। इसे उसने अपने साधारण दिनचर्या में समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने इतने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। उसकी में की आवाज़ कान के पर्दों को छत बिछत करने लगी। कहाँ भाग जाऊँ? बीवी ने उसे गालियाँ देनी शुरू की। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित करना नहीं आता था। बड़े संकट में जान थी। आखिर मजबूर हो गया, अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे की रात, जाड़ों का दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था। अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखने से मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था। अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में नहीं निकलता था। मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ रहा है। जरा सी हवा चलती, पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती, पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा हूँगा और यह बकरी मेरी मालकिन रही होगी। उसी का प्रायश्चित इस जीवन में भोग रहा हूँ। बुरा हो उस पंडित का जिसने यह बला मेरे सिर मढ़ी। गिरस्ती भी जंजाल है। बच्चा न होता तो क्यों इस जानवर को लेकर इतनी खुशामद करनी होती। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो बात नहीं सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया, कौन सी जायदाद छोड़ी है। किसी तरह यह सजा भुगत कर 9 बजे रात में घर को लौटा। रात में बकरी मर भी जाती तो मुझे जरा भी दुख नहीं होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे यह फिक्र सवार थी कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी। मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डालकर एक पेड़ की जड़ से बांध कर सो गया। अब चरे जितना चाहे, चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही। शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था। नौकर को भी साथ ले लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो देखता हूँ कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेटकर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी ना बची थी कि वह एक कदम भी चल पाती। हे भगवान, जी मैं आया कि कमबख्त को यहीं छोड़ दूँ, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे।
लेकिन दिल नहीं माना। पहले उसके गर्दन की रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐंठन छुड़ाई। 1 घंटा लग गया। मारे सर्दी के हाथ ठिठुरे जाते थे और जी जल रहा था वह अलग। यह तरकीब तो और भी तकलीफदेह साबित हुई। अब क्या करूं, अकल काम नहीं करती थी। दूध का ख्याल न होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देती। घर में रहना मुश्किल हो जाता। इसकी आवाज़ भी इतनी कर्कश और मनहूस है, क्या बताऊं। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज़ जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियाँ जो अप्सराओं के गाने सुनने के आदी है, उसकी कर्कश आवाज़ से नफरत न करें तो क्या करें। मुझ पर उसकी कण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ मेरा पीछा किए चली जाती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य न हो, वह इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात को घर से बाहर तो रहोगे नहीं। 8 बजे पहुँचोगे तो क्या वह गीत तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा। सहसा एक नीची शाखा वाले पेड़ को देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना आसान होता है। यहाँ तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा पड़ा था। पेड़ भी था गुलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं पेड़ पर चढ़ गया। आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ नीचे गिराने लगा। यहाँ अकेले में कौन मुझे देखता है कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूँ। पत्तियों का एक गट्ठर बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुँचूंगा। अगर इतने पर भी बकरी ने कुछ चीज चपड़ की तो आज उसकी शामत आ जाएगी। मैं अभी ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था, मगर कौन सुनता है। चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा। देख लिया कि जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्ला कर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जा रही थी। उतर कर एक एक की टांग तोड़ूंगा। एकाएक पैर फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ रहा था। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छाया रहा। खैरियत हुई कि बहुत ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यहीं शहीद हो जाता। लेकिन मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भाग गई। थोड़ी सी पत्तियां बच रही थी। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठर बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शन की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना न हुई। जब मकान कोई 4 फलांग रह गया, मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख न ले। लेकिन वही काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ न पूछो, उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। जैसे वह काछी नहीं, कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था। हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है। इस मरदूद की जुबान बंद कर दे। एक क्षण के लिए इसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। आह, वह यंत्रणा का क्षण। मैं 1 गज के फासले से निकला। एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था। इतने में एक शैतानी आवाज़ कानों में आई। कौन है रे? कहाँ से पत्तियां तोड़े लाता है? मुझे मालूम हुआ कि नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूँ। रोए बर्छियाँ बने हुए थे। दिमाग में उबाल सा आ रहा था। शरीर को लकवा सा मार गया। जवाब देने का होश नहीं रहा। तेज़ी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया, मगर वह ऐच्छिक क्रिया नहीं थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी। एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं है क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था और बकरी की वह घृणित कर्कश आवाज़, हिम्मत तोड़ने वाली आवाज़, दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलासा, दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी न ले गए। जीना मुहाल किए देती है। घर से निकल कर कहाँ चली जाऊँ? मैंने दिलासा दिलाया, आज चिल्ला लेने दो। कल सबसे पहले यह काम करूँगा कि इसे घर से निकाल कर बाहर करूँगा, चाहे कसाई को देना पड़े। बीवी बोली, और लोग न जाने कैसे बकरियाँ पालते हैं। मैं बोला, बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए। सुबह से बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले। सहसा एक गड़रिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उसे अपनी बकरी चराने के लिए पूछा। गड़रिया राजी हो गया। यही उसका काम था। मैंने उससे पूछा, क्या लोगे? 8 आने बकरी मिलते हैं हुजूर। मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने न आवे। गड़रिया हैरत में रह गया। मरकही है क्या? नहीं नहीं, बहुत सीधी है। बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। अभी तो दूध देती है ना?
हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है, दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा, तुम्हारी मेहरबानी। जिस वक्त बकरी घर से निकल रही थी, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी ऐसी खुश थी गोया कैद से छूटी हो। गडरी ने उसी वक्त दूध निकाला और दूध देकर बकरी को लेकर चला गया। ऐसा ग्राहक उसे पहली बार मिला होगा। एक हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, धीरे धीरे मात्रा कम होने लगी, यहाँ तक कि महीना ख़त्म होते दूध भी ख़त्म। मालूम हुआ कि बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी एतराज़ न किया। कई महीने गुजर गए। गडेरिया महीने में एक बार आकर अपना रुपया ले जाता था। मैंने कभी उससे बकरी का जिक्र नहीं किया। उसके ख्याल ही से मेरी आत्मा काँप जाती थी। गडेरियों को अगर चेहरे का भाव पढ़ने आता तो वह आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन मैं दरवाजे पर बैठा हुआ था। गडेरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ पहुंचा। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया तो देखता हूं कि मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची है। वह पहले सीधे उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उन्होंने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा किया हुआ चोकर निकाल कर ले आई। ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछड़ी हुई सहेली आ गई। न वह पुरानी कटुता थी, न वह मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती, और बकरी भी बड़े रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। पत्नी बोली, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। मैंने कहा, हाँ बहुत खूबसूरत है, जी चाहता है एक पाल लूँ। अभी तबीयत नहीं भरी, तुम बड़े निर्मोही हो। चोकर ख़त्म हो गया। बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे फुदकते फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे यह तमाशा देखती रहीं। गडेरिये ने चिलम भरी। चलते वक्त बोला, कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा मालिक। देवी जी ने कहा, और दोनों बच्चे क्या पिएंगे? मैंने कहा, दूध लाओ न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर न लाना। उस दिन से न वह गडेरिया नजर आया, न वह बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहा लेती हैं। तो दोस्तों, यह रही प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी अगर कोई दुख न हो तो बकरी पाल लो।